तरफ मन्नत और वेदांश के बीच बढ़ती खतरनाक नजदीकियां, दूसरी तरफ पंखुड़ी का रहस्यमय किडनैप, और अब मन्नत के अतीत का वो डरावना सच फिर जाग चुका है जो उसकी पूरी दुनिया तबाह कर सकता है। तो दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले आप सभी से गुजारिश है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और हाँ, इस कहानी के पिछले भाग को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में मन्नत एक जुनून देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड मन्नत एक जुनून भाग 23। मन्नत पूरे केबिन में बेचैनी से टहल रही थी। उसके चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे सच में उसके 12 बजे हुए हैं। वो धीरे धीरे खुद से बरबरा रही थी, यह कैसी पनिशमेंट है, मैं उन्हें किस कैसे कर सकती हूँ। यह सोचकर ही मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा है कि सीने से बाहर आ जाएगा। पूरे बदन में एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सी फीलिंग आ रही है। उसने आसमान की तरफ हाथ जोड़ते हुए चिढ़कर कहा, हे माता रानी, क्या जरूरत थी मुझे उस खरूस से पंगा लेने की। अच्छा खासा मुझे तीखा चटपटा गोलगप्पा खाने को मिल रहा था, आराम से खा लेती। क्या जरूरत थी मुझे उन्हें इस कंपटीशन में उतारने की। अब देखो, लेने के देने पड़ गए न मुझे। वो सोफे पर बैठते हुए फिर उठ खड़ी हुई और अपनी नाजुक मुठिया भिजकर सोचने लगी, लेकिन लेकिन यदि मैंने उन्हें किस नहीं किया तो सब मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। फिर उसने खुद ही मुंह बनाया, एक मिनट, इसमें मेरा मजाक क्यों उड़ाया जाएगा। कोई और थोड़ी ना यहाँ देखने आ रहा है। लेकिन अगले ही पल उसकी सांस फिर अटक गई। लेकिन फिर भी खेल और शर्त के हिसाब से तो उनकी पनिशमेंट मुझे माननी ही होगी। अचानक मन्नत के दिमाग में एक और नया ख्याल आया, जिससे उसके कदम वहीं ठहर गए। उसने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और मन ही मन सोचने लगी, क्या क्या उनके दिल में मेरे लिए। यह सोचते ही मन्नत का दिल और भी तेजी से धड़कने लगा। क्या वो मुझे पसंद करते हैं, क्योंकि कोई इंसान यूं ही तो किसी से किस नहीं मांग सकता। क्या सच में उनके दिल में मेरे लिए कोई गहरी फीलिंग्स है। यह ख्याल आते ही मन्नत के उदास चेहरे पर एक अनोखी और प्यारी सी चमक बिखर गई। लेकिन दिल की इस तेज धड़कन के साथ साथ उसकी उलझनें भी बढ़ती ही जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस एहसास को क्या नाम दे। फिर वो खुद को झटका देते हुए शर्मा कर बोली, चलो गाल पर ही कर दूंगी। जैसे उसने ये आखिरी शब्द अपने मुंह से बोले, शर्म के मारे उसका पूरा चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया। उसने अपनी दोनों हथेलियों से अपने गालों को छुपा लिया। ठीक उसी पल केबिन का भारी दरवाजा बिल्कुल हल्के से खुला। मन्नत ने झटके से अपनी आंखें खोली और सामने का नज़ारा देखकर वो और भी ज़्यादा शर्म से पानी पानी हो गई। दरवाजे पर कोई और नहीं बल्कि खुद वेदांश था। वो जैसे ही केबिन के अंदर आया, उसकी वो गहरी, नसीली और जुनूनी नजरें सीधे मन्नत के लाल पड़ चुके चेहरे पर जाकर टिक गई। मन्नत का यह बदला हुआ रूप, उसके चेहरे की ये लाली और उसकी चोरी पकड़े जाने का डर वेदांश की आंखों से छिप नहीं सका। वह मन्नत को एकटक देखते हुए बेहद सातिर और रोमांटिक अंदाज में मुस्कुराने लगा, जिससे मन्नत की सांसें वहीं की वहीं अटक गई। वहीं कबीर ने जैसे ही शेखावत मेंशन के हॉल में एंटर किया, वहां बैठे मौजूद हर एक चेहरे पर परेशानी और खौफ साफ झलक रहा था। पूरा परिवार एक अजीब सी दहशत में डूबा हुआ था। सोफे पर बैठी दिव्या जी लगातार बेचैनी से दरवाजे की तरफ ही देख रही थी। जैसे ही उनकी नज़र हॉल में आते कबीर पर पड़ी, वह झट से अपनी जगह से उठी और तेजी से दौड़ते हुए कबीर के पास आकर घबराती हुई आवाज़ में बोली, कबीर, आप अकेले आए हैं? पंखुड़ी कहाँ है? वह आपके साथ नहीं आई? यह सुनकर कबीर की भौवें बुरी तरह सिकुड़ गई। उसे दिव्या जी की इस घबराहट और इस सवाल का मतलब समझ नहीं आया। उसने अपनी शर्ट के कप्स ठीक करते हुए पूछा, क्या मतलब है मॉम? पंखु तो 2-3 घंटे पहले ही ऑफिस से घर के लिए निकल चुकी थी। उन्हें निकले हुए इतना वक्त हो गया है, वह तो अब तक घर आ चुकी होगी ना। दिव्या जी ने अपना सिर ना में हिलाया। उनकी आंखों में आंसू तैर गए और वह कांपती आवाज़ में बोली, नहीं कबीर, वो अब तक घर नहीं लौटी हैं। और हाँ, मैं उन्हें कई बार कॉल लगा चुकी हूँ, लेकिन उनका फ़ोन भी नहीं लग रहा है। यह सुनते ही कबीर का दिल जैसे एक पल के लिए धक से रह गया।
उसके सीने के अंदर एक अजीब सा खौफ तैर गया। पहले तो उसे दिव्या जी की बातों को समझने में थोड़ा टाइम लगा, मानो उसने कुछ गलत ही सुन लिया हो। उसने मन ही मन सोचा, ऑफिस से मेंशन का रास्ता मुश्किल से आधे घंटे का है, फिर 3 घंटे से पंखुड़ी कहाँ है। कबीर ने झटके से खुद को संभाला, अपने चेहरे के डर को छुपाया और तुरंत जेब से अपना मोबाइल निकालकर पंखुड़ी का नंबर डायल करने लगा। जैसे ही उसने फोन कान से लगाया, उधर से एक ठंडी और मशीनी आवाज आई, द नंबर यू आर ट्राइंग टू रीच इज करेंटली आउट ऑफ कवरेज एरिया और स्विच ऑफ। अगले ही पल कबीर की आंखों में खतरनाक सन्नाटा उतर आया। दिव्या जी घबराकर बोली, कबीर सच सच बताइए, कुछ हुआ है क्या? पंखुड़ी ठीक तो है ना? कबीर ने तुरंत खुद को संभाला, उनके कंधे पकड़ते हुए बोला, मॉम प्लीज रिलैक्स, मैं हूं ना, पंखू को कुछ नहीं होगा। अभी देख कर आता हूँ, हो सकता है कि रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई हो या फिर मोबाइल की बैटरी खत्म होने की वजह से फ़ोन स्विच ऑफ हो गया हो। मैं अभी चेक करता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। लेकिन उसकी आवाज़ में जो बेचैनी थी वो छुप नहीं पाई। वह तेजी से मेंशन से बाहर निकल गया। वही मन्नत तुरंत शर्म से अपनी नज़रें झुका लेती है। इस वक्त उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था जैसे अभी बाहर निकल आएगा। वो खुद समझ नहीं पा रही थी कि उससे ज़्यादा घबराहट किस बात की हो रही है, वेदांश की पनिशमेंट से या अपने दिल के एहसासों से। वहीं वेदांश एकटक सिर्फ उसे ही देख रहा था। उसकी गहरी नज़रें मन्नत के चेहरे से हटी नहीं रही थी। पूरा माहौल अजीब तरह से शांत लेकिन बेहद रोमांटिक हो चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे हवा तक रुक गई हो। दोनों के दिल अपने अपने अंदर बेसब्री से धड़क रहे थे। वेदांश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। शायद वह कुछ कहने वाला था, लेकिन उससे पहले ही मन्नत झट से बोली, प्लीज़ सर, मुझे थोड़ा वक्त दीजिए। ये कहते ही वो और भी ज़्यादा शर्म से लाल पड़ गई। उसकी आंखों में उलझन, चेहरे पर घबराहट और दिल में अजीब सी बेचैनी एक साथ उतर आई थी। वहीं दूसरी ओर कबीर ने तुरंत शिव को कॉल लगाया। कॉल उठते ही उसने बिना वक्त गवाए कहा, शिव, पंखुड़ी मिसिंग है। उधर कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर शिव की हैरान भरी आवाज़ आई, व्हाट? कबीर ने दांत भिजते हुए कहा, वो 2 घंटे पहले डोमिनियन से निकल चुकी थी, लेकिन अभी तक मेंशन नहीं पहुंची हैं। फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा है। शिव का चेहरा भी गंभीर हो गया। वह तुरंत बोला, मैं अभी कैमरा फुटेज निकलवाता हूँ बॉस, आप टेंशन मत लीजिए। जैसे ही कबीर ने कॉल काटा ही था कि उसी वक्त उसका मोबाइल फिर से वाइब्रेट हुआ। एक अननोन नंबर। जैसे उसने कॉल रिसीव किया, दूसरी तरफ से एक लड़की की हल्की सी चीख सुनाई दी, कबीर। वो आवाज़ पंखुड़ी की थी। कबीर की आंखें खतरनाक तरीके से फैल गई। उसका दिल जैसे धड़कना भूल गया। पंखू। लेकिन अगले ही पल कॉल पर भारी आवाज़ गूंजी, इतनी जल्दी घबरा गए मिस्टर शेखावत? अभी तो खेल शुरू हुआ है। कबीर की मुठ्ठियां भिज गई। उसकी आंखों में खून उतर आया। कौन हो तुम? सामने वाला हल्का सा हंसा, वही जिससे तुम लोग पिछले 3 सालों से हार रहे हो। यह सुनते ही कबीर की सांसें भारी हो गई। वो दहाड़ते हुए बोला, अगर मेरी पंखुड़ को कुछ भी हुआ ना, तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। सामने वाले ने ठंडी हंसी के साथ कहा, गलती यही करते हो तुम लोग, अपनी कमजोरी से बहुत प्यार करते हो। अगले ही पल फोन कट गया। हेलो हेलो, लेकिन कॉल डिस्कनेक्ट हो चुकी थी और अगले ही पल एक नोटिफिकेशन आया। जैसे ही कबीर ने वो वीडियो देखा, उसकी रूह कांप गई। उसके चेहरे की रंगत उड़ गई थी और आंखों में ऐसा जानलेवा खून उतर आया कि कोई भी देख ले तो सहम जाए। उसकी मुठ्ठियां इतनी जोर से भींची थी कि उसकी नसें चेहरे और गर्दन पर उभर आई थी। तभी अगले ही पल फिर से उसके फोन की रिंग बजी। उसने झटके से फोन उठाया। दूसरी तरफ से वही फिर एक भारी खौफनाक हंसी सुनाई दी। कबीर दांत पीसते हुए कहा, अगर मेरी पंखुड़ी के शरीर पर एक खरोच भी आई ना, तो तेरे शरीर पर उसे कई गुना ज्यादा निशान में बनाऊंगा। बता कहाँ आना है मुझे। सामने से ठिकाना मिलते ही कबीर ने फोन कट किया और अपनी गाड़ी को रॉकेट की रफ्तार से उस पते की तरफ मोड़ दिया। वहीं वेदांश धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए मन्नत के बिल्कुल पास आ गया और अगले ही पल उसकी कमर में हाथ डाला और हल्के से अपनी तरफ खींच लिया। मन्नत की धड़कनों की रफ्तार और भी तेज हो गई। वो गहरी गहरी सांसें लेने लगी। उसका सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। वेदांश ने बहुत हल्के से उसके चेहरे पर फूंक मारी
और मन्नत ने अनजाने में अपनी आंखें बंद कर ली। उसका पूरा शरीर हल्का हल्का कांप रहा था, उसके होंठ भी कपकपा रहे थे। वहीं वेदांश बस एकटक उसे देख रहा था। अगर उसके बस में होता तो शायद वह इस पल को यहीं रोक देता, क्योंकि इस वक्त मन्नत का पूरा वजूद, उसकी हर धड़कन, हर सांस वेदांश को अपने बेहद करीब महसूस हो रही थी। और सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि मन्नत उसे मजबूर नहीं लग रही थी, वह उसे खुद से दूर करने की कोशिश नहीं कर रही थी। तभी वेदांश ने अपनी गहरी आवाज में कहा, ठीक है जान, दे दिया वक्त। उसकी उंगलियां अभी भी मन्नत की कमर पर टिकी थी, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं दूंगा। उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। समय कब खत्म होगा यह आप पर डिपेंड करता है। मन्नत की सांस फिर अटक गई। वेदांश उसके थोड़ा और करीब झुकते हुए बोला, कल तक का वक्त है आपके पास। उसकी नजरें अब सीधे मन्नत के कांपते होठों पर टिक गई थी। आपको खुद मुझे किस करना होगा। मन्नत का दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया हो। और कल तक आप मुझे किस कर चुकी होंगी। उसकी आवाज में इतना यकीन था कि मन्नत खुद घबरा गई। धीरे धीरे उसने अपनी पलकें उठाई और वेदांश की आंखों में देखा। बस एक नज़र और उसका दिल बुरी तरह से स्किप कर गया। वेदांश की आंखों में जुनून था, पागलपन था और उसे पाने की खतरनाक चाहत साफ दिखाई दे रही थी। मन्नत के होंठ हल्के से कांपे। वह पूछना चाह रही थी, क्या वह उसे पसंद करने लगे हैं? क्या वह इस झूठे रिश्ते को सच मानने लगे हैं? लेकिन ना जाने क्यों उसका दिल यह सवाल पूछने से भी डर रहा था। तभी वेदांश धीरे से बोला, चले जान। मन्नत ने हल्के से सिर हिलाया। जैसे ही दोनों केबिन से बाहर निकलने वाले थे, तभी केबिन का दरवाजा अचानक तेजी से खुला। सामने मयंक खड़ा था। उसके चेहरे पर घबराहट, बेचैनी और डर साफ दिखाई दे रहा था। उसकी तेज सांसें बता रही थी कि कोई बहुत बड़ी बात हो चुकी है। वेदांश की नज़र जैसे ही मयंक पर पड़ी, उसकी आंखें हल्की सिकुड़ गई। वह तुरंत समझ गया कि मामला मामूली नहीं है। तभी पीछे से तेज कदमों की आवाज आई और शिव भी वहां पहुंच गया। उसके चेहरे की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। मन्नत ने हैरानी से उन तीनों को देखा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछती, वेदांश उसकी तरफ पलटा और शांत आवाज में कहा, जान आप थोड़ी देर यहीं रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वह तुरंत मयंक और शिव के साथ बाहर निकल गया। मन्नत कुछ पल तक दरवाजे की तरफ देखती रही। उसके दिल में हल्की बेचैनी उतर आई थी, लेकिन फिर उसने खुद को संभाला और वापस आकर सोफे पर बैठ गई। वहीं गलियारे में पहुंचते ही वेदांश की आवाज ठंडी हो गई। क्या हुआ है? शिव ने एक पल के लिए अपनी नजरें झुका ली, फिर भारी आवाज में बोला, किंग, पंखुड़ी मैम मिसिंग है। एक पल के लिए माहौल पूरी तरह जम गया। वेदांश की आंखें खतरनाक रूप से सिकुड़ गई। व्हाट? तभी मयंक ने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और वीडियो वेदांश के सामने रख दिया। वीडियो देखते ही वेदांश के चेहरे की रंगत उड़ गई। पंखुड़ी एक कुर्सी से बंधी हुई थी। उसके मुंह पर भी कपड़ा बंधा हुआ था और वह बेहोश दिखाई दे रही थी। उसके हाथों से हल्का हल्का खून रिस रहा था। वीडियो खत्म होते ही वेदांश की मुठ्ठियां इतनी जोर से भींच गई कि उसकी नसें उभर आई। उसकी आंखों में अब सिर्फ खून उतर चुका था। वह दांत पीसते हुए बोला, यह ट्रैप है, सीधे कबीर के लिए। मयंक ने तुरंत कहा, कबीर वीडियो देखते ही निकल चुका है। उसका फोन भी ठीक से नहीं लग रहा है। डैम इट! वेदांश ने गुस्से से दीवार पर मुक्का मार दिया। उसे अकेले नहीं छोड़ना था। फिर उसने तुरंत खुद को कंट्रोल किया और बेहद ठंडी लेकिन खतरनाक आवाज में बोला, शिव, तुम दोनों अभी निकलो, कबीर को ट्रैक करो, उसके पीछे रहो, किसी भी हालत में उसे अकेला मत छोड़ना। और सुनो, उसकी आंखें और भी गहरी हो गई। यह सिर्फ पंखुड़ी का किडनैप नहीं है, सामने वाला हमें अलग अलग तोड़ना चाहता है। शिव और मयंक ने तुरंत सिर हिलाया और वहां से निकल गए। वेदांश कुछ पल वहीं खड़ा रहा। उसका दिमाग बहुत तेजी से काम कर रहा था, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में मन्नत का ख्याल आया। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। वह तुरंत वापस केबिन में आया। अंदर आते ही उसकी नज़र सोफे पर पड़ी, जहां मन्नत गहरी नींद में सो चुकी थी। शायद दिन भर की थकान और गोलगप्पा कंपटीशन की वजह से वह बिना जाने ही सो गई थी। वेदांश कुछ पल उसे देखता रह गया। उसके चेहरे पर मासूमियत फैली हुई थी, बाल हल्के से चेहरे पर आ रहे थे। वेदांश धीरे धीरे उसके पास आया और उसके चेहरे से बाल हटाए।
लेकिन उसकी आंखों में अब उलझन साफ थी। वो धीरे से खुद से बुदबुदाया, मैं इन्हें इस वक्त राठौर मेंशन नहीं छोड़ सकता। उसकी आंखों में अंगद का चेहरा घूम गया। मेरी गैर हाजिरी में वो जरूर कोई फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा। उसने गहरी सांस ली, लेकिन इन्हें यहाँ अकेला भी नहीं छोड़ सकता हूँ। कुछ पल सोचने के बाद उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला। वहीं लूना इस वक्त किंगडम की लेबोरेटरी में थी। चारों तरफ मशीनों की हल्की आवाज़ गूंज रही थी। वह एंटीडोट पर काम कर रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल की रिंग बजी। जैसे ही उसकी नज़र स्क्रीन पर पड़ी, वहाँ सिर्फ एक नाम चमक रहा था, किंग। लूना ने बिना एक सेकेंड गवाए तुरंत कॉल रिसीव कर लिया। जी किंग। दूसरी तरफ से वेदांश की ठंडी लेकिन जल्दबाज आवाज़ आई, लूना इसी वक्त ऑफिस आओ। बस इतना कहकर कॉल कट गया। लूना की भवें सिकुड़ गई। वह वेदांश की आवाज़ अच्छी तरह पहचानती थी और इस वक्त उसकी आवाज़ में जो बेचैनी छुपी थी वह साफ बता रही थी कि मामला बहुत गंभीर है। उसने बिना देर किए अपना काम छोड़ा और तुरंत ऑफिस के लिए निकल गई। लेकिन किंगडम से डोमिनियन एंटरप्राइजेस तक का रास्ता छोटा नहीं था। उसे वहां पहुंचने में लगभग 1 घंटा लग गया था और वही 1 घंटा वेदांश के लिए बेहद भारी साबित हो रहा था। आखिरकार जब लूना केबिन में पहुंची, वह कुछ समझ पाती उससे पहले ही वेदांश ने उसकी तरफ देखा और ठंडी आवाज़ में कहा, तुम मिस मन्नत का ख्याल रखो, मुझे अभी निकलना होगा। लूना ने हल्के से सिर हिला दिया। वेदांश पहले ही मन्नत को अपने प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर चुका था। लूना ने कोई सवाल नहीं किया क्योंकि वह समझ चुकी थी कि अभी वक्त सवालों का नहीं है। अगले ही पल वेदांश तेजी से वहां से निकल गया। वहीं लूना धीरे धीरे कमरे के अंदर गई। उसकी नज़र बेड पर पड़ी जहां मन्नत गहरी नींद में सिमटी हुई सो रही थी। उसके चेहरे पर अजीब सी मासूमियत थी, जैसे दुनिया की कोई परेशानी उसे छू भी नहीं सकती है। यह देखकर लूना के होठों पर हल्की मुस्कान आई। वह धीरे से उसके पास बैठी और उसके बालों को पीछे किया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर भी बेचैनी उतर आई, क्योंकि वो किंग को बहुत अच्छी तरह से जानती थी। अगर वह इतनी जल्दबाजी में गया है तो इसका मतलब सिर्फ एक ही था, मामला बेहद गहरा और बेहद खतरनाक था। जैसे ही वेदांश की चमचमाती ब्लैक कार डोमिनियन एंटरप्राइजेस के मुख्य गेट से तूफानी रफ्तार में बाहर निकली, ठीक सड़क के उस पार एक अंधेरे कोने में अपनी गाड़ी के भीतर अंगद घात लगाए बैठा था। वेदांश की गाड़ी को जाते देख अंगद के चेहरे पर एक बेहद क्रूर, खतरनाक और जानलेवा चमक उभर आई। वह स्टीयरिंग व्हील पर अपनी उंगलियां थपथपाते हुए बहुत धीरे से शैतानी लहजे में खुद से बुदबुदाया, तो आखिरकार तुम अपनी मांद से बाहर निकल ही गए। उसने अपनी गाड़ी का शीशा थोड़ा नीचे किया और दांत पिसकर हंसते हुए बोला, वेदांश तू वहां बाहर अपने दोस्तों की लाश से चुनता रह जाएगा और यहाँ तेरे लौटने तक तेरी ये प्यारी मन्नत पूरी तरह पागल हो चुकी होगी। आज वह उसके दिमाग के साथ ऐसा खौफनाक खेल खेलेगा कि वह अपने ही वजूद से नफरत करने लगेगी। आज यह पूरा ऑफिस हमारे कंट्रोल में होगा। मन्नत के अतीत के उस काले सच को वह इस तरह ट्रिगर करेगा कि उसका मानसिक संतुलन हमेशा के लिए तबाह हो जाएगा। लेकिन अंगद जितना शातिर था, उतना ही फुक फुकर कदम रखने वाला खिलाड़ी भी था। उसे अच्छी तरह पता था कि डोमिनियन एंटरप्राइजेस की सुरक्षा अवैध है और वेदांश का सिक्योरिटी सिस्टम हर एक कोने पर नजर रखता है। अगर वह सीधे मन्नत के कमरे की तरफ बढ़ता तो अगले ही सुबह वेदांश उसे जिंदा दफन कर देता। अंगद के चेहरे की मुस्कान अचानक गायब हो गई और उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अपने हाथ में पकड़े एक ब्लैक हैक डिवाइस को देखा और मन ही मन सोचा, लेकिन मन्नत के पास पहुंचने से पहले मुझे इस पूरी बिल्डिंग के सीसीटीवी फुटेज और सिक्योरिटी अलार्म को डिस्कनेक्ट करना होगा। अगर वेदांश के हाईली टेक्निकल कैमरे में मेरी एक भी परछाई कैद हो गई तो मेरा सारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। पहले उसे सिक्योरिटी रूम के गार्ड्स को ठिकाने लगाना था। यह सोचते ही अंगद ने अपनी गन निकाली, गाड़ी का दरवाज़ा खोला और एक साए की तरह डोमिनियन एंटरप्राइजेस के पिछले सीक्रेट दरवाजे की तरफ बढ़ गया, जहां से वह सीसीटीवी के मेन सर्वर रूम में दाखिल होने वाला था। वहीं कबीर दुश्मन के बताए हुए अड्डे पर पहुंच चुका था। इस वक्त वह बिल्कुल अकेला था। हालांकि उसके लोकेशन शिव और मयंक लगातार ट्रैक कर रहे थे। कबीर की आंखों में इस वक्त सिर्फ खून सवार था। उसने अपनी गन लोड की और कार से बाहर निकल आया।
लेकिन अगले ही पल उसका चेहरा और भी ज़्यादा खतरनाक हो गया, क्योंकि जिस जगह उसे बुलाया गया था वह पूरी तरह खाली था। चारों तरफ बस वीरानी फैली हुई थी। ना कोई आदमी, ना कोई हलचल, ना पंखुड़ी, सिर्फ ठंडी हवाओं की सनसनाहट वहां गूंज रही थी। कबीर की मुठ्ठियां कस गई। उसने अपनी तेज और खतरनाक नजरें चारों तरफ दोहराई, फिर 2 कदम आगे बढ़कर पूरे इलाके की छानबीन करने लगा, लेकिन वहां सच में कुछ भी नहीं था। तभी उसके मोबाइल की रिंग बजी। स्क्रीन पर फिर वही प्राइवेट नंबर फ्लैश हो रहा था। कबीर ने झटके से कॉल रिसीव किया और फोन कान से लगाया। अगले ही पल दूसरी तरफ से फिर वही खौफनाक हंसी गूंजी। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, खेल खेलना बंद कर। उसकी आवाज में ऐसा गुस्सा था जैसे अभी किसी को जिंदा जला दे। हिम्मत है तो सामने आ, वह और खतरनाक अंदाज में बोला। मेरी पत्नी को ढाल बनाकर मुझे फंसा रहा है, जगह बता, कहाँ आना है मुझे। उसकी आंखें खून की तरह लाल हो चुकी थी। जानता हूँ जाल बिछाया है तूने, लेकिन फिर भी मैं आऊँगा। उसने गुस्से में गन और कस ली। बस अपना असली अड्डा बता। दूसरी तरफ से ठंडी आवाज गूंजी। अभी तो तुम्हें तरपाना है कबीर। वह आवाज बेहद जहरीली थी। और तुम्हें जितना तरपाऊंगा मुझे उतना ही आनंद मिलेगा। अगले ही पल वीडियो कॉल ऑन हुई। स्क्रीन पर पंखुड़ी दिखाई दी। वह कुर्सी से बंधी हुई थी और तभी ने किसी ने उसके हाथ में कुछ चुभोया। दर्द से पंखुड़ी की हल्की चीख निकल गई। कबीर का पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसकी नसें तक उभर आई थी। हालांकि पंखुड़ी बेहोश थी, लेकिन वह दर्द महसूस कर पा रही थी। कबीर ने दांत पीसते हुए कहा, मैं तुझे इतना तरपाऊंगा ना। उसकी आवाज़ अब मौत जैसी ठंडी हो चुकी थी कि तेरी चीखें सुनने वाला भी कोई नहीं होगा। और अगले ही पल उसने फ़ोन काट दिया। कुछ ही देर में वहाँ शिव और मयंक भी पहुँच गए थे। उन दोनों की आंखें भी खतरनाक रूप से सुलग रही थी। मयंक ने जल्दी से पूछा, क्या हुआ? कबीर ने गुस्से में गाड़ी पर मुक्का मार दिया। खेल खेल रहा है। उसकी सांसें भारी हो रही थी। अपना असली अड्डा नहीं बता रहा है, बस मुझे घुमा रहा है। तभी शिव आगे बढ़ा और गंभीर आवाज में बोला, बॉस, हमारे आदमी पूरे शहर में फैल चुके हैं। उसकी आंखें बेहद खतरनाक थी। हर कोने में हमारे लोग एक्टिव है। मैंने सबको अलर्ट कर दिया है। फिर वो कबीर को देखते हुए बोला, थोड़ी देर में हमें कुछ न कुछ जरूर मिलेगा। लेकिन कबीर की आंखों में इंतजार नाम की चीज ही नहीं बची थी। वो ठंडी आवाज में बोला, मेरे पास टाइम नहीं है। ये कहते हुए वो वापस अपनी कार में बैठ गया और अगले ही पल उसकी कार तेज रफ्तार से अंधेरे को चीरती हुई वहां से निकल गई। वहीं अंगद इस पूरे खेल को बेहद चालाकी से खेल रहा था। डोमिनियन एंटरप्राइजेस का हर कॉरिडोर, हर मोड़, हर सिक्योरिटी ब्लाइंड स्पॉट, उसे सब कुछ याद था। आखिर पिछले 3 सालों से वेदांश की गैर मौजूदगी का सबसे बड़ा फायदा उसी ने उठाया था। वह बेहद सावधानी से आगे बढ़ रहा था। तभी उसने अपनी घड़ी की तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की बेचैनी उतर आई। अब तक आया क्यों नहीं? वो धीरे से बुदबुदाया। अगले ही पल उसे अपने पीछे किसी साए का एहसास हुआ। अंगद तुरंत पलटा और सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान फैल गई। पूरा काला लिबास, चेहरे पर नकाब और अंधेरे में चमकती सिर्फ उसकी आंखें, वही नकाबपोश। अंगद धीमे स्वर में बोला, आने में इतना वक्त लगता है क्या? नकाबपोश ने अपनी ठंडी आवाज में जवाब दिया, डोमिनियन एंटरप्राइजेज में घुसना आसान नहीं है और नीचे मौजूद गार्ड्स को सुलाने में थोड़ा वक्त लग गया। अंगद हल्का सा हंसा, चलो ऊपर चलते हैं। दोनों धीरे धीरे टॉप फ्लोर की तरफ बढ़ गए। वहीं दूसरी तरफ वेदांश की कार हवा से बातें करती हुई सुनसान सड़क पर दौड़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ कबीर और पंखुड़ी घूम रहे थे। उसी दौरान डोमिनियन एंटरप्राइजेस के सीसीटीवी कैमरे जैसे ही डिस्कनेक्ट हुए, वेदांश के मोबाइल में सिक्योरिटी अलार्म ट्रिगर हो गई। उसके फोन पर लगातार सिक्योरिटी नोटिफिकेशन फ्लैश होने लगे। लेकिन इस वक्त वेदांश का पूरा ध्यान सिर्फ एक चीज पर था, शिव द्वारा भेजी गई लोकेशन। उसने गाड़ी में बैठते ही उस लोकेशन को सीधे कार के नेविगेशन सिस्टम में सेट कर दिया था। उसकी आंखें सड़क पर थी और दिमाग सिर्फ पंखुड़ी और कबीर तक पहुंचने पर, क्योंकि इस वक्त उसके लिए हर एक सेकेंड की कीमत जान से ज़्यादा थी। उसकी कार हवा को चिरती हुई सुनसान सड़कों पर दौड़ रही थी। स्पीड इतनी ज़्यादा थी कि सामने आने वाली गाड़ियां सिर्फ धुंधली परछाइयों जैसी लग रही थी।
उसकी उंगलियां स्टीयरिंग पर कस चुकी थी। आंखों में खतरनाक सन्नाटा उतर आया था। वह मन ही मन सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, कबीर, बस तब तक संभल कर रहना, मैं आ रहा हूँ। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसी दौरान डोमिनियन एंटरप्राइजेज में क्या खेल खेला जा रहा है। अगर उसने सिर्फ एक बार भी मोबाइल की तरफ देखा होता तो शायद सब कुछ बदल जाता। लेकिन किस्मत आज हर किसी को अलग अलग मोर्चे पर तोड़ने पर उतारू थी। वहीं टॉप फ्लोर पर पहुंचकर अंगद रुका। नकाबपोश की नजरें चारों तरफ घूमी। फिर उसने धीमे स्वर में पूछा, तुम्हें पूरा यकीन है ना कि मन्नत यहीं पर है? अंगद के चेहरे पर जहरीली मुस्कान फैल गई। हाँ, वह वेदांश के साथ ऑफिस से निकली ही नहीं, तो जाहिर सी बात है वह यहीं होगी। फिर उसने आंखें सिकुड़ते हुए कहा, और मैंने लूना को भी अंदर जाते देखा है। उसकी आवाज़ में नफरत साफ थी। वह लड़की बहुत चालाक है। अगर पहले उसे डिस्ट्रैक्ट नहीं किया तो पूरा खेल खराब कर सकती है। नकाबपोश कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई। वहीं दूसरी तरफ वैभव बहुत चालाकी से कबीर के साथ खेल खेल रहा था। वह बार बार अलग अलग एड्रेस भेज रहा था और कबीर हर बार वहां पहुंचता, लेकिन उसे सिर्फ सन्नाटा मिलता, ना पंखुड़ी ना दुश्मन, बस खाली जगह। मयंक और शिव भी उसके साथ ही थे, लेकिन वेदांश दूसरी तरफ होने की वजह से अभी तक वहां नहीं पहुंच पाया था। और यही चीज़ वैभव चाहता था, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर वेदांश बीच में पहुंच गया तो पूरा खेल पलट जाएगा। इसलिए उसने अपने कुछ आदमी वेदांश के पीछे भी लगा दिए थे, ताकि उसे रास्ते में ही रोका जा सके। और इस वक्त वेदांश भी बिल्कुल अकेला था। वहीं कबीर का गुस्सा अब कंट्रोल से बाहर जा रहा था। उसने गाड़ी के बोनेट पर इतना जोर से मुक्का मारा कि उसके हाथ से खून निकल आया, लेकिन उसे दर्द तक महसूस नहीं हुआ। उसकी आंखों में सिर्फ पंखुड़ी थी। वह दांत पीसते हुए बोला, वैभव। उसकी आवाज़ मौत जैसी ठंडी थी। तुझे इतनी दर्दनाक मौत दूंगा ना कि मौत भी तुझसे डर जाएगी। मयंक और शिव दोनों उसकी हालत देख रहे थे। कबीर इस वक्त पूरी तरह टूट चुका था, और सबसे खतरनाक बात यही थी, क्योंकि जब कोई इंसान अपने होश खो देता है तब वो सबसे ज़्यादा जानलेवा बन जाता है। वहीं दूसरी ओर अंगद ने भी फुर्ती दिखाते हुए अपनी जेब से बिल्कुल वैसा ही एक और ब्लैक नकाब निकाला और अपने चेहरे पर पूरी तरह से ढक लिया। अब वो दोनों बिल्कुल एक जैसे हूबहू जुड़वा नकाबपोश दिख रहे थे। उन्हें देखकर बाहर से कोई भी इंसान यह फर्क नहीं कर सकता था कि इनमें से अंगद कौन है और दूसरा नकाबपोश कौन है। दोनों पूरी खामोशी के साथ वेदांश के केबिन के अंदर दाखिल हो गए। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। अंगद ने चारों तरफ अपनी नजरें घुमाई और केबिन के एक हिस्से में बने एक भारी दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, मन्नत पक्का उसी प्राइवेट रूम के अंदर होगी, लेकिन वेदांश के उस सीक्रेट रूम को खोलना आसान नहीं है। वह एक हाईली एडवांस बायोमेट्रिक और कोड सिस्टम से खुलता है, और लूना भी पक्का मन्नत के साथ अंदर ही होगी। उस रूम को सिर्फ वही खोल सकती है, या फिर वेदांश। यह सुनकर दूसरे नकाबपोश की आंखों में एक क्रूर चमक आई। उसने दांत पीसते हुए कहा, अगर वो अंदर है तो फिर उस लूना को बाहर निकालना पड़ेगा, और उसे बाहर निकालने का तरीका मुझे अच्छी तरह से आता है। ये कहते ही उस नकाबपोश ने अपनी गन निकाली और केबिन के दीवारों पर अंधाधुंध तेज फायरिंग करना शुरू कर दिया। गोलियों की तरतराहट और कांच के टूटने की भयानक आवाज़ें केबिन में गूंज उठी। वही प्राइवेट रूम के भीतर मन्नत के बेड के पास बैठी लूना गोलियों की ये आवाज़ सुनकर अचानक उठ खड़ी हुई। उसके कान खड़े हो गए और उसका चेहरा सख्त हो गया। लूना मन ही मन सोची, डैम इट, यह क्या है? यह कैसी आवाज़ें बाहर से आ रही हैं? लूना ने तुरंत अपनी गन हाथ में ले ली और दबे पांव प्राइवेट रूम के भारी दरवाजे के पास आई। उसने दरवाजे से कान लगाकर बाहर की हलचल सुनने की कोशिश की। आवाज़ें तो आ रही थी, लेकिन दरवाज़ा साउंड प्रूफ होने की वजह से उसे बिल्कुल क्लियर नहीं हो रहा था कि बाहर आखिर किस बात की आवाज़ आ रही है और कौन है। लूना के दिमाग में एक पल के लिए आया, क्या किंग वापस आ गए? किंग की इजाज़त के बिना इस केबिन में कोई कदम भी नहीं रख सकता है। मुझे बाहर देखना ही होगा। यही सोचकर लूना ने जैसे ही अंदर से कोड डालकर प्राइवेट रूम का भारी दरवाजा खोला, सामने का मंजर देखकर उसकी भवें बुरी तरह सिकुड़ गई। केबिन तहस नहस हो चुका था और ठीक सामने एक ब्लैक नकाबपोश हाथ में गन लिए खड़ा था।
उस नकाबपोश को अपनी आंखों के सामने देखकर लूना के गुस्से का ठिकाना नहीं रहा। उसकी आंखें सुलगते अंगारे जैसी हो गई थी। उसने पलक झपकते ही अपनी गन लोड की और सीधे उस नकाबपोश की छाती पर तान दी। लेकिन वो नकाबपोश भी कोई आम खिलाड़ी नहीं था। उसने भी उतनी ही फुर्ती से अपनी बंदूक सीधे लूना के माथे पर तान दी। दोनों आमने सामने थे, दोनों की उंगलियां ट्रिगर पर थी और माहौल में इतना तनाव था कि एक छोटी सी चूक भी किसी की जान ले सकती थी। लेकिन लूना इस चक्रव्यूह में एक बहुत बड़ी बात भूल गई थी। वह यह नहीं जानती थी कि केबिन में एक नहीं बल्कि दो नकाबपोश आए हैं। जैसे ही लूना प्राइवेट रूम से बाहर निकली थी, ठीक उसी पल कोने के अंधेरे में छिपा हुआ दूसरा नकाबपोश इसी मौके का फायदा उठाकर दबे पांव मन्नत के कमरे के अंदर घुस गया था। वहीं दूसरी ओर कबीर की गाड़ी तूफान की तरह सुनसान सड़क को चिरती हुई आगे बढ़ रही थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चेहरा था, पंखुड़ी का। उसकी मुट्ठियां इतनी जोर से भींची हुई थी कि हाथों की नसें तक उभर आई थी। वहीं पीछे दूसरी गाड़ी में मयंक और शिव थे। शिव लगातार लोकेशन ट्रैक कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने तेजी से स्क्रीन जूम की और बोला, बॉस, लोकेशन फिक्स हो गई है। मयंक तुरंत उसकी तरफ झुका। कहाँ है? शिव ने स्क्रीन घुमाई। पुरानी डॉकयार्ड फैक्ट्री। उसकी आवाज़ गंभीर हो गई। लेकिन कुछ गड़बड़ है बॉस। मयंक की भवें सिकुड़ गई। क्या मतलब? शिव बोला, यह जगह बहुत पुरानी है और यहाँ नेटवर्क जैमर भी एक्टिव है। फिर उसकी आंखें खतरनाक हो गई। यह सीधा ट्रैप लग रहा है। लेकिन उसी पल कबीर की गाड़ी अचानक उनकी गाड़ी को ओवरटेक करके आगे निकल गई। मयंक चिल्लाया, कबीर रुको। लेकिन कबीर अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था। वहीं दूसरी ओर वेदांश ने कार के रियर व्यू मिरर से देखा। पीछे से आती काली गाड़ियों का लंबा काफिला तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था। उसे देखते ही उसके होठों पर जानलेवा मुस्कान आ गई। वह समझ गया था उसे रोकने की कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि एक अजीब सा सुकून था। उसकी कार की रफ्तार हवा से बातें कर रही थी। पीछे लगा गाड़ियों का काफिला उसे चारों तरफ से घेरने की नाकाम कोशिश कर रहा था। लेकिन वो बेवकूफ़ यह भूल गए थे कि वो किसी आम इंसान को नहीं बल्कि खुद किंग को चेज कर रहे हैं, जो मौत के मुंह से भी जिंदगी को छीन लाना जानता हो। वेदांश इस वक्त उन कीड़े मकोड़ों से लड़कर अपनी कीमती टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता था कि दुश्मन की यही चाल है कि वेदांश रास्ते में ही उलझ जाए और कबीर अकेला पड़ जाए। इसलिए वेदांश ने अपनी गाड़ी के स्पीड को पूरी तरह डेडली मोड पर डाल दिया था। उसकी गाड़ी को ओवरटेक करने के चक्कर में दुश्मन की गाड़ियां अब बेकाबू होकर आपस में ही टकराने लगी थी। अपनी गाड़ी के रियर व्यू मिरर में यह खौफनाक मंजर देखकर वेदांश के चेहरे पर एक जानलेवा और करक मुस्कान आ गई। उसने स्टीयरिंग को एक हाथ से घुमाते हुए ठंडी और भारी आवाज में एक ऐसा पावरफुल डायलॉग बोला जो दुश्मन की रूह कपा दे। कैच मी इफ यू कैन, डोंट आर्ग्यू एंड डोंट वेस्ट योर टाइम इन फाइटिंग। क्योंकि किंग से टकराने के लिए रफ्तार नहीं, औकात की जरूरत होती है, और वो तुम जैसे किराए के गुंडों के पास कभी नहीं थी। वहीं लूना के सामने खड़ा नकाबपोश बेहद खतरनाक तरीके से मुस्कुराया। उसकी आंखों में साफ पागलपन चमक रहा था। अगले ही पल वह बिजली की तेजी से लूना पर झपटा। लेकिन लूना भी कोई आम लड़की नहीं थी। जैसे ही उसने हमला किया, लूना तुरंत पीछे हट गई और उसी तेजी से उस पर पलटवार किया। धड़ाम! उसका वार सीधे नकाबपोश के कंधे पर पड़ा। लेकिन सामने वाला भी पूरी तैयारी के साथ आया था। उसे किसी भी हालत में लूना को प्राइवेट रूम से दूर ले जाना था। इसलिए अगला हमला करने की बजाय वो अचानक पीछे हटा और तेजी से केबिन से बाहर निकल गया। स्टॉप कायर! लूना गुस्से से चीखी और तुरंत उसके पीछे भागी। वहीं दूसरी तरफ दूसरा नकाबपोश बेहद चुपचाप मन्नत के पास आ चुका था। वह धीरे धीरे उसके बेड के पास झुका। उसकी गहरी नजरें मन्नत के चेहरे पर टिकी हुई थी। उसकी आंखों में खतरनाक चमक उतर आई थी। कमरे की लाइट्स ऑन थी, क्योंकि लूना अच्छी तरह से जानती थी कि मन्नत को अंधेरे से बहुत डर लगता है। नकाबपोश के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान उभरी। उसने धीरे से पास रखा पानी का जग उठाया और अगले ही पल छपाक! उसने ठंडा पानी सीधे मन्नत के चेहरे पर फेंक दिया। मन्नत झटके से उठ बैठी, लेकिन उससे पहले ही वह नकाबपोश कमरे के कोने में छुप चुका था। मन्नत की सांसें तेज हो गई। वह पूरी तरह घबरा गई थी। उसने खुद को बेड पर पाया तो उसकी आंखों में हैरानी उतर आई। मैं यहाँ कैसे?
वह जल्दी जल्दी सोचने लगी, सर ने तो कहा था कि मैं इंतजार करूं, तो फिर मैं इस कमरे में कैसे आ गई? उसने अपने गीले चेहरे को छुआ। और मुझ पर पानी किसने फेंका? वह तुरंत उठ खड़ी हुई और घबराकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कमरे में कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी धड़कनें धीरे धीरे बढ़ने लगी। हो क्या रहा है? और ये सर कहाँ चले गए? वो खुद से बुदबुदाई। तभी उसकी नज़र सामने पड़े आधे खुले दरवाजे पर गई। मन्नत ने गहरी सांस ली और धीरे धीरे बाहर निकलने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, टक, अचानक पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। पूरी लाइट कट चुकी थी। मन्नत के कदम वहीं रुक गए। उसकी मुठ्ठियां कस गई और अगले ही पल उसका डर फिर से जाग उठा। उसकी सांसें तेज होने लगी। वहीं दूसरी ओर फैक्ट्री के चारों तरफ वेदांश के बॉडीगार्ड्स फैल चुके थे। ये कोई आम सिक्योरिटी टीम नहीं थी, ये हाईटेक स्पेशल ट्रेनिंग वाले लोग थे जो साए की तरह काम करते थे। इनका मैदान में उतरना मतलब आधे खेल का खत्म हो जाना। लेकिन इस बार वैभव ने भी जो जाल बिछाया था वह बेहद खतरनाक था, क्योंकि उसका असली टारगेट सिर्फ और सिर्फ कबीर था। वह कबीर को तोड़ना चाहता था, उसे खत्म करना चाहता था। वहीं कबीर, मयंक और शिव फैक्ट्री के अंदर अलग अलग पोजीशन लेकर आगे बढ़ रहे थे। तीनों पूरी तरह अलर्ट थे। उनके कदम धीमे थे लेकिन आंखें शिकारी जैसी। अब तक रास्ता बिल्कुल साफ था और यही चीज सबसे ज्यादा खतरनाक लग रही थी, क्योंकि माफिया वर्ल्ड में एक बात बहुत मशहूर थी, अगर रास्ता जरूरत से ज्यादा साफ हो तो समझ जाओ मौत आसपास छुपी बैठी है। मयंक ने धीरे से ईयरपीस में कहा, कुछ ज्यादा ही शांत नहीं है? शिव की नजरें लगातार लैपटॉप और कैमरा फीड पर थी। उसने गंभीर आवाज में कहा, ट्रैप है बॉस, और बहुत बड़ा ट्रैप है। लेकिन कबीर, उसे अब किसी बात की परवाह नहीं थी। उसकी आंखों में सिर्फ खून उतर आया था। वह हर हाल में अपनी पत्नी को वापस चाहता था, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया क्यों न जलानी पड़े। वहीं दूसरी तरफ पंखुड़ी की हालत लगातार खराब हो रही थी। उसके हाथ पैर मोटी रस्सियों से इतनी कसकर बांधे गए थे कि वहां से हल्का हल्का खून रिसने लगा था। उसका सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसे होश तो आ रहा था लेकिन पूरा शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसकी पलकें बार बार खुलने की कोशिश कर रही थी लेकिन खुल नहीं पा रही थी। तभी उस सुनसान फैक्ट्री के अंधेरे हिस्से में खड़ा एक नकाबपोश मुस्कुराया। उसकी आंखों में पागलपन उतर आया था। उसने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, जाल तो मैंने सिर्फ कबीर के लिए बिछाया था, लेकिन यहाँ पर तो उम्मीद से बढ़कर सरप्राइज मिल गया। अच्छा है, बहुत अच्छा है। वेदांश के तीनों सबसे मजबूत पिलर एक साथ ही मेरे इस डेथ ट्रैप में फंस चुके हैं। मज़ा आएगा। इन तीनों को एक साथ ही दुनिया से मिटाने में बड़ा मज़ा आएगा। आज तांडव होगा, ऐसा तांडव कि सब जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने स्क्रीन पर कबीर की लाइव लोकेशन देखी। उसकी मुस्कान और खतरनाक हो गई। कबीर, तुझे गुस्से में लाना सबसे आसान काम है, और गुस्से में इंसान सोचता नहीं, बस मरता है या मारता है। तभी अचानक फैक्ट्री के अंदर लगी एक बड़ी स्क्रीन ऑन हुई। उस पर पंखुड़ी की लाइव वीडियो चलने लगी। जैसे ही कबीर की नज़र उस स्क्रीन पर पड़ी, उसकी सांसें रुक गई। कबीर की आंखों में जानलेवा खून उतर आया था। उसने दहाड़ते हुए कहा, वैभव। उसकी आवाज़ पूरी फैक्ट्री में गूंज उठी और अगले ही पल चारों तरफ से गोलियों की आवाज़ गूंज गई। चारों दिशाओं से दुश्मन निकल आए। शिव तुरंत चिल्लाया, बॉस, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। कबीर पहले ही मौत बनकर उन लोगों के बीच घुस चुका था। उसकी हर गोली सीधे किसी की छाती चिर रही थी। उसके मुक्कों में इतना गुस्सा था कि सामने वाला उठ ही नहीं पा रहा था। एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला करना चाहा, लेकिन कबीर ने उसका हाथ पकड़कर इतनी बेरहमी से मोड़ा कि उसकी चीखें पूरी फैक्ट्री में गूंज गई। मयंक और शिव भी लगातार फायरिंग कर रहे थे। पूरा माहौल बारूद, खून और चीखों से भर चुका था, लेकिन वह नकाबपोश अभी भी मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली खेल अभी शुरू हुआ था। और तभी फैक्ट्री के ऊपर वाले हिस्से से एक ठंडी आवाज़ गूंजी, वेलकम टू हेल कबीर। जैसे ही कबीर ने ऊपर देखा, उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। ऊपर अंधेरे में वह नकाबपोश खड़ा था और उसके हाथ में एक रिमोट था। उसे देख तीनों की आंखों में खून उतर आया था। कबीर की पकड़ उसकी बंदूक पर इतनी जोर से कस चुकी थी कि नसें तक उभर आई थी। वह दांत पीसकर कहा, अगर पंखुड़ी को कुछ हुआ ना, उसकी आवाज़ मौत जैसी ठंडी थी, तो तुझे जिंदा जला दूंगा। ऊपर खड़ा नकाबपोश जोर से हंस पड़ा। यही गुस्सा चाहिए था मुझे, क्योंकि गुस्से में तुम लोग गलतियां करते हो।
उसने रिमोट को उंगलियों के बीच घुमाया। देख रहे हो ये? बस एक बटन और पूरी फैक्ट्री आग का कब्रिस्तान बन जाएगी। शिव तेजी से अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसकी उंगलियां बिजली की रफ्तार से चल रही थी। बॉस, टाइम बहुत कम है। यह पूरा सेटअप ऑटो डिटोनेशन मोड पर है। मयंक लगातार फायरिंग करते हुए बोला। तो बंद करो इसे। कोशिश कर रहा हूँ बॉस। लेकिन तभी ऊपर खड़े नकाबपोश ने रिमोट का एक बटन दबाया। बीप बीप बीप। पूरी फैक्ट्री में रेड लाइट्स चमकने लगी और अगले ही पल पंखुड़ी की कुर्सी धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगी। कबीर की सांस अटक गई। उसने ऊपर देखा। पंखुड़ी अब सीधे उस लोहे के प्लेटफॉर्म के नीचे लटक रही थी जिसके चारों तरफ बम फिट थे। पंखुड़ी, कबीर दहाड़ा। तभी बॉस रुकिए, शिव भी चिल्लाया। ये चाहता यही है, लेकिन कबीर सुनने की हालत में नहीं था। तभी अचानक एक विस्फोट हुआ। मयंक और शिव दोनों चिल्ला पड़े। वहीं दूसरी ओर मन्नत की सांसें अब इतनी तेज हो चुकी थी कि जैसे उसका सीना फट जाएगा। पूरा शरीर डर से कांप रहा था। उसके हाथ पैर सून पड़ते जा रहे थे। न वो एक कदम आगे बढ़ पा रही थी, न पीछे हट पा रही थी। अंधेरा उसके चारों तरफ जाल की तरह फैल चुका था। तभी अचानक उसे अपने ठीक पीछे किसी की धीमी सांसों का एहसास हुआ। मन्नत का दिल जोर से धड़का। उसकी आंखें डर से फैल गई। माथे पर पसीने की बूंदें चमकने लगी। उसके होठ बुरी तरह कांप रहे थे और अगले ही पल वो साया बिल्कुल उसके कान के पास झुका। उसकी ठंडी सांसें मन्नत की गर्दन से टकराई। फिर बेहद धीमी लेकिन डरावनी आवाज उसके कानों में गूंजी। अपने कपड़े उतारो बेबी डॉल। यह शब्द सुनते ही जैसे किसी ने मन्नत के सीने में पुराना जख्म फिर से चीर दिया हो। उसका पूरा शरीर झटके से कांप उठा। यह शब्द, यह आवाज, यह एहसास उसके अंदर कहीं बहुत गहरे दफन उस डर को फिर से जगा रहे थे जिसे उसका दिमाग भूल चुका था, लेकिन उसका दिल अब भी याद रखे बैठा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। क्या कबीर पंखुड़ी को बचा पाएगा? क्या अंगद अपने खतरनाक प्लान में कामयाब हो जाएगा? और कौन है यह नकाबपोश जो मन्नत के अतीत से जुड़ा हुआ है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आगे क्या होगा और ये नकाबपोश कौन है। तब तक आप अपने और अपनों का ख्याल रखिए और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।